नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे का जो जेटेट का न्यू सिलेबस आया है, वो आपको हैंड रिटेन नोट्स कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर चल रहा है क्या चाहिए, प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट ये 6 होगा, आप सभी अवश्य बना के देखिएगा कितना आपसे बन पा रहा है, ठीक है। ये सभी वैसे ही प्रश्न है जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए हैं, और वहाँ से जो प्रैक्टिस आपको बना है वो आपको निकाल के यहाँ पर हाथ से लिख के दिया जा रहा है, ठीक है। तो इन सभी को जब आप देख लेते हैं तो यहाँ से स्कोर आपका किसी भी तरह से आपको 18, 20, 22 पार कर जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जरूर देखिएगा। बहुत कम प्रश्न है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। परीक्षा में जाने से पहले कभी भी आपको वीडियो मिलता है तो आप यहाँ से PDF नोट्स पढ़ करके ही जाएंगे, ठीक है। सभी को परचेज कर लेंगे, केवल CDP का लेना होगा तो 150 रुपये में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्रश्न है, बच्चा विद्यालय आने से पहले फर्स्ट ऑप्शन है अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आता है। सेकेंड ऑप्शन है वह कोरी सिलेट होता है। थर्ड ऑप्शन है भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होता है। और चौथा ऑप्शन है भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखता है, ठीक है। चलिए, आपको देखना है कि बच्चा जब विद्यालय आने से पहले, माने जब वो शुरुआत कर रहा होता है, ठीक है, जब वह विद्यालय का शुरुआत कर रहा होता है, विद्यालय का, जैसे आप यहाँ पर शैशवावस्था की बात कर लेंगे, तो बच्चा विद्यालय आने से पहले क्या होगा, ठीक है, वह अपनी भाषा की व्यवहारिक कुशलता के साथ आता है। कभी भी जो बच्चा छोटा है उसमें व्यवहारिक कुशलता आता ही नहीं है, ठीक है। वह इतना चीज़ को जान नहीं पाता है कि व्यवहारिक क्या होता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। वह कोरी सिलेट होता है। देखिए, एकदम कोरी सिलेट नहीं होता है, वह कुछ कुछ चीज़ों को जान रहा होता है, ठीक है। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। देखिए, भाषा वह जानता है बच्चा, जब विद्यालय आने से पहले भाषा का वह जानकार होता है, लेकिन समुचित उपयोग कहाँ पर क्या करना है, नहीं करना है, वो समर्थ नहीं होता है। यही आपका राइट आंसर है। भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखता है, बिल्कुल गलत है। जो बच्चा विद्यालय आने से पहले वह सभी भाषा को जाने तो वो क्यों है, ठीक है। तो ये गलत ऑप्शन है कि भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखता है। तो देखिए, जब शुरू बार जब आपका बच्चा, किसी का भी बच्चा जब विद्यालय जाता है, वो अभी क्या होता है, तो देखिए 3 साल से 4 साल से लोग प्रारंभ कर दे रहे हैं ना। तो इस समय क्या होता है बच्चा, तो बच्चा कुछ कुछ भाषा को जान रहा होता है, ठीक है। तो पहला दिया है कि अपने भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था, तो नियमबद्ध तो वो नहीं जान रहा होता। ये यहाँ नियमबद्ध, ये गलत है कि एकदम रूल रेगुलेशन से वह बोलेगा, बतियाएगा, चलेगा, ये नहीं होता है, ठीक है। कोरी सिलेक्ट होता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि एकदम वह कुछ नहीं जानता, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ वह जान रहा होता है, ठीक है। और भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण रखता है, ये कंप्लीट तो वो होता ही नहीं है। इसलिए सी ऑप्शन है कि भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होता है, ठीक है। समुचित उपयोग नहीं कर पाता, लेकिन कुछ कुछ वह उपयोग कर पाता है, ठीक है। चलिए अगला, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। भाषा यदि किसी को सीखना है तो इसमें से कौन सा नियम से वह भाषा को बहुत अच्छी तरह से सीख पाएगा, ठीक है। भाषा के व्याकरणिक नियम पर, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, भाषा की पाठ्यपुस्तक से, समृद्ध भाषिक वातावरण से, ठीक है। देखिए यहाँ क्या पूछा है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्व। जब आप किसी को भाषा सीखना हो, जैसे इंग्लिश किन्हीं को सीखना है, ठीक है,
किसी को उर्दू सीखना है, किसी को फारसी सीखना है, किसी को बांग्ला सीखना है, तो इसके लिए क्या होगा, व्याकरणिक नियम जानेगा तब वह सीख पाएगा, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तरी करेगा तब वह सीख पाएगा, भाषा की पाठ्यपुस्तक करेगा तब वह सीख जाएगा, या समृद्ध भाषिक वातावरण मिलेगा तब सीखेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो मुख्य आंसर है उसको भाषिक वातावरण चाहिए। यदि आप कोई भाषा नहीं जानते हैं लेकिन आप किसी के बीच चले जाइएगा और वहाँ का जो आप भाषा सीखना चाह रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर अगर बांग्ला सीखना चाह रहे हैं, आप बंगाल में चले जाएं, तो वहाँ आपको बांग्ला के लिए क्या है, बांग्ला के लिए आपको समृद्ध भाषिक वातावरण है, समृद्ध भाषिक वातावरण। आप जहाँ जाइएगा वहीं लोग बांग्ला बोलेंगे, आप धीरे धीरे क्या करेंगे, बहुत जल्द सीख जाएंगे। ठीक है, तो किसी का भी भाषिक वातावरण, भाषा सीखने के लिए वहाँ का समृद्ध भाषिक वातावरण रहना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो अंग्रेजी का वातावरण वहाँ पर होना चाहिए, हिंदी सीखना चाहते हैं तो हिंदी का वातावरण होना चाहिए, समृद्ध भाषिक वातावरण रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए अगला, किशोरावस्था प्रारंभ होती है। देखिए हर प्रैक्टिस सेट में आपको हम अवस्था से दे रहे हैं क्योंकि ये तो पूरा प्रैक्टिस सेट है, मिक्सअप है, जितने भी आपको चैप्टर दिए गए हैं उस सभी का मिला जुला है, इसलिए यहाँ तो आपको डेली जुड़ना शाम को 7 बजे ज़रूरी है। आप यहाँ पर डेली जुड़ करके तैयारी कीजिए। ठीक है, किशोरावस्था प्रारंभ होता है 10 वर्ष की आयु से, 6 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 15 वर्ष की आयु से। ठीक है, चलिए यहाँ पर विभिन्न अवस्थाओं को हमने बताया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पहला होता है 1 से 6 मान लीजिए, या कहीं कहीं 1 से 5 भी मिलेगा। ठीक है, कोनो गलत नहीं है। दूसरा का होता है 6 से 12, तीसरा का होता है 12 से 18। हमने 6 का पहाड़ा आपको बोला था, 1 6 6 6 6 दूनी 12, 12 और 6 18। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 से 6 कौन सा अवस्था हो गया बताइए, ये आपका हो गया शैशवावस्था, और 6 से 12 बाल्यावस्था, और 12 से 18 किशोरावस्था। ठीक है, तो आपको पूछा किशोरावस्था प्रारंभ, तो किशोरावस्था पर 12 से, और लास्ट 18, तो किशोरावस्था प्रारंभ कब होता है, 12 से। ठीक है, 12 की आयु से। 12 कहाँ है, सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला, बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान डॉट 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 सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। किसका, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, क्रांतिक अवस्था समूह सिद्धांत, या संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है, ये याद रखिएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है, वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्ड टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, मतलब जैसे आप कभी मान लीजिए कि आप जेटेट का एग्ज़ाम देंगे या आकलन का एग्ज़ाम दिए, ठीक है, या अभी जेट का एग्ज़ाम देंगे, तो ये स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या आते हैं उसी को बोलते हैं लोग मानकीकृत परीक्षण। उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड टेस्ट है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए खूबियाँ, उसमें विश्वसनीयता होना चाहिए कि नहीं, उसमें वैधता होना चाहिए कि नहीं, प्रश्न पत्र मानक होना चाहिए कि नहीं, या उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, चाहे वो किसी तरह का आप टेस्ट दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षण दे रहे हैं, तो उसमें विश्वसनीयता होना चाहिए, लोगों के बीच ये विश्वसनीय चीज़ होना चाहिए कि ये सही है। ठीक है, वैध भी होना चाहिए, मतलब वैधता मतलब कि वो जिस तरह के प्रश्न आने चाहिए वो भी उसमें होने चाहिए, और एक मानक होना चाहिए। एक मानक का मतलब कि जिस स्तर का है उस स्तर का प्रश्न उसमें शामिल आपको किया जाना चाहिए। मान लीजिए कि आप 6 के लिए अगर बना रहे क्लास 6 के लिए, तो क्लास 6 के लिए विश्वसनीय होना चाहिए कि ये कहीं पर लीकेज नहीं पेपर है। दूसरा का क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए। वैध मतलब कि उसमें वस्तुनिष्ठ भी होना चाहिए। ठीक है, और अति लघुत्तरीय भी होना चाहिए, लघुत्तरीय भी होना चाहिए, दीर्घोत्तरीय भी होना चाहिए ना। तो ये आपका मानक हो गया। तो ये सभी होना चाहिए, यानी एक स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको क्या क्या होना चाहिए। तो एक जब आप स्टैंडर्ड टेस्ट आप ले रहे हैं तो वह विश्वसनीयता भी होना चाहिए, उसमें वैधता भी होना चाहिए, उसमें मानक भी होना चाहिए। राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी। ठीक है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो शिक्षण कुशलता से कौन संबंधित है, श्यामपट्ट पर लिखना,
ठीक है। उसके बाद है प्रश्नों को हल करना और प्रश्न पूछना, यानी सभी चला जाएगा। ये सभी अगर शिक्षण एक कुशल है तो ये सभी आप में आने चाहिए गुण, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये आपके माइंड सेट पर प्रश्न है, ठीक है। ये आपको अपने ही सोल्व करना पड़ेगा, ये आपको कहीं भी जाइएगा तो नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको लगभग 10 से 12 आपके एग्जाम में रहेंगे, जो आपके मस्तिष्क पर रहेंगे। कहीं भी किसी भी कोचिंग में ये संभव नहीं है कि आपको जो पढ़ाया गया हो वो मिल ही जाए, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ रहेंगे जहाँ आप इस तरह के किए हुए रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, प्रश्न है कि एक अभिभावक आपसे मिलने के लिए विद्यालय में कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे बताइए। किसी अभिभावक को आप बुला रहे हैं, बार बार आपके यहाँ पीटीएम हो रही है, ठीक है, और उस पीटीएम मान ले बच्चा का शिकायत हो या बच्चा की आपको प्रशंसा करना हो और वह कभी नहीं आता हो, वह कभी नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसका जवाब यहाँ पर आपको देना है। प्रश्न ये सभी राज्यों में आए हुए हैं, सबका आगे जो प्रैक्टिस होगा उसमें आपको सबका लिखा हुआ रहेगा कि किस राज्य में आया है, ठीक है। बच्चा की उपेक्षा करेंगे, बच्चा से आप उपेक्षा कर रहे हो कि वह गार्जियन को बुला के लाएगा, ठीक है, नहीं ला रहा है। अभिभावक को एक पत्र लिखेंगे, ठीक है। अब है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। तो कुछ शिक्षक कहेंगे बच्चों को दंड देंगे कि काहे नहीं बुलाता है, कुछ कहेंगे अभिभावक को पत्र लिख देंगे, कुछ कहेंगे बच्चों की अपेक्षा करेंगे। तो ये तो सब आंसर यहाँ पर सही है, सबको अपने अपने स्तर से लग रहा है, लेकिन जो ऑथेंटिक यहाँ पर बोर्ड का आंसर था वो था आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ठीक है। बहुत लोगों को ये भी प्रश्न सही लग रहा होगा, ये भी लग रहा होगा उत्तर, ये भी उत्तर सही, लेकिन सही उत्तर है कि अगर एक अभिभावक को बार बार आपने सब तरह से आग्रह कर लिया, मिलने नहीं आ रहा, तो आप स्वयं उनसे जाके मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला, बच्चों को जिज्ञासा शांत करना चाहिए। बच्चों को जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, बच्चों को जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी के व्यवहार में जिज्ञासा आया हो, ठीक है। मान लीजिए कि एक बच्चा ने आपसे जानना चाहा कि सर ये रोड पर ये कौन सा संकेत है, रोड पर ये दौड़ता बच्चा का है, ये क्या संकेत है, ठीक है। तो आपको अब क्या करना चाहिए, अगर जानते हैं तो ठीक है, जानते हैं तो जिज्ञासा तो सर नहीं है तो पूछ के किसी से उसकी जिज्ञासा को शांत हमें करना चाहिए। तो कब करना चाहिए बताइए, जब आप फुर्सत में रहेंगे तब नहीं, ये गलत चीज़ है। जिस समय उसका जिज्ञासा आपसे प्रकट किया कुछ जानने का, तो आप कब करेंगे, जब फुर्सत में रहेगा तब कीजिएगा, या विद्यार्थी फिर जब फुर्सत में आएगा तब कीजिएगा, या कुछ समय के पश्चात कीजिएगा, या तत्काल जब विद्यार्थी के द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, अगर देखिएगा तो आपको सब सही लगेगा, लेकिन इसमें मेन ऑप्शन जो है आपका डी है कि तत्काल, मतलब उसी समय जब विद्यार्थी के द्वारा जिज्ञासा उत्पन्न की गई हो, किसी चीज़ के प्रश्न को पूछा गया हो कि ये मान लीजिए किसी ने पूछ दिया कि सर ये किसका संकेत है, ठीक है, ये किसका, आपको उसी समय ये जिज्ञासा को शांत करना होगा कि ये मंदिर है, ठीक है, यह मंदिर है, ठीक है। बताना होगा किस तरह का संकेत रहेगा, किसका संकेत है, तो आपको बताना होगा कि ये बच्चा गिरजाघर का संकेत है। तो इस तरह से किसी भी चीज़ से वो पूछ सकता है और आपको उसका जवाब देना पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा तत्काल जब विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न क्या जिज्ञासा हमको किया गया है, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्दावली का क्या तात्पर्य है। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से एक प्रश्न आपका तो 100% रहता ही है, और सीसी पाठ भी आपको बनाया गया है ना, सिलेबस आपका है, तो आप सीसी को देख लीजिएगा। सीसी का तो 100% यहाँ पर सिलेबस हमने आपको कंप्लीट करवा दिया, उसका ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया है, पीडीएफ कंप्लीट है, आप लेके पढ़ लिए होंगे। जो जो जुड़े हैं वो तो लेके पढ़ लिए, जो नहीं जुड़े हैं पहली बार जिनको वीडियो मिल रहा है वो यहाँ से देखिए, हैंड रिटन नोट सभी सब्जेक्ट का लेकर के पढ़ना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको जो है JCERT किताब से पूरा पूर्ण रूप में बनाया गया है और वहाँ से बहुत अधिक आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है, तो लेकर के देख लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मूल्यांकन शब्दावली में CCE में शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। तो CCE में जो सेकेंड C है उसका मतलब क्या है, सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन केवल, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्यापक है शब्द उसके लिए शैक्षिक और शैक्षिक सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करना है, ठीक है। इस व्यापक का अर्थ है सेकेंड C का अर्थ है। मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, धीमी गति और तेज गति से सीखने वाले बालकों को एक लेवल करना, उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता वाले बालक को पहचान करना, अधिगम की कठिनाई वाले क्षेत्र का पता करना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है इसका पृष्ठपोषण
प्रदान करना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य यही आता है, लास्ट ऑप्शन आपका सही है, कि बच्चा को जो जीवन जीना है, उत्पादक जीवन, उसके लिए शिक्षा जो है किस सीमा तक वह तैयार कर पाया है या पुष्टि पोषण प्रदान कर पाया है, उसका जांच करना है मूल्यांकन के अंतर्गत। ठीक है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? देखिए विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, और सभी विद्यार्थियों को खेलना क्यों उचित माना जाता है, इसका क्या महत्व है खेल का? ठीक है, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। अगर कोई शिक्षक होंगे तो ये भी सोचेंगे कि बच्चा को छोड़ देते हैं, मेरा काम इधर आसान होगा, बच्चा खेलते रहेगा। ठीक है, यह समय बिताने में सहायक होगा, ऐसे देखिएगा तो ये भी सही है कि समय बीत रहा है, हमको 9 से 3 जाना है, आराम से बच्चा को छोड़ दिए, मेरा समय निकल गया। ठीक है, ये भी सही ऑप्शन कोई मार सकते हैं। यह सहयोग, अनुशासन एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, लेकिन राइट आंसर आपका तो डी है। अगर आप बच्चा खेल रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, 10-11 बच्चे का टीम होता है, तो उसमें सहयोग की भावना भी आ रही है। ठीक है, उसमें अनुशासन भी आ रहा है और उसमें शारीरिक संतुलन भी आ रहा है, इसलिए खेल बहुत ही जरूरी चीज़ होता है। ठीक है, खेल में सहयोग भी बच्चा सीखता है, अनुशासन भी सीखता है, शारीरिक संतुलन भी सीखता है। ठीक है, इसलिए यह जरूरी है। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। मान लीजिए कि आपका बच्चा जो है विद्यालय में अभिप्रेरित है, तो उस शिक्षण का संकेत क्या है, कैसे माना जाएगा कि बच्चा जो है अभिप्रेरित शिक्षण कर रहा है? कक्षा में अधिगम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। ठीक है, तो एक अभिप्रेरित शिक्षण में कक्षा में तो खामोशी होना ही नहीं चाहिए, कक्षा में क्या होना चाहिए, बातचीत का चर्चा चलते रहना चाहिए। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ये भी अभिप्रेरित शिक्षण का अर्थ नहीं है, उपस्थिति किसी भी स्तर से बढ़ सकता है। शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ठीक है, ये सबसे उचित इसका आंसर है अभिप्रेरित शिक्षण। अगर बच्चा अभिप्रेरित रहेगा पढ़ाई के प्रति, तो वह क्या कहेगा, जब भी आप पढ़ा रहे होंगे, जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे होंगे, तो वह बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछेगा। इसका मतलब है कि वो पढ़ाई के प्रति अभिप्रेरित है। तो अभिप्रेरित शिक्षण का अर्थ है कि यहाँ पे विद्यार्थियों द्वारा बीच बीच में प्रश्न पूछा जाना, तो वह अभिप्रेरित बच्चा का अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाएगा। ठीक है, यानी राइट आंसर सी है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसका जाता है? पियाजे का, पॉलर का, कोहलर का, यर्सन का। ठीक है, तो ये पियाजे का सिद्धांत है, बच्चों अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजी की दृष्टि से आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, पहला यहाँ पर कथन है कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। दूसरा, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। ठीक है, तो एक फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजी की दृष्टि से कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक है, एक बच्चा को आप कोई भी चीज़ धरा दीजिएगा तो वह उसके आधार पर कुछ न कुछ सीखते सीखते वो अपना ज्ञान उसमें सृजित करता है। ये बिल्कुल राइट आंसर है। विद्यालय आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। विद्यालय आने से पहले बच्चों में पूर्व ज्ञान होता है। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ऐसा नहीं है। सीखने में सभी को कष्ट होता है, सिर्फ बच्चों को नहीं होता है। तो अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये गलत है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चे क्या करते हैं, खुशी खुशी माहौल में सीख रहे होते हैं। ठीक है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे जो है उससे अलग भी सीखते हैं। तो राइट आंसर इसका ए है। राइट आंसर इसका ए है कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, किसी का सिखाया हुआ नहीं रहता है। ठीक है, चलिए अगला है, शैशवावस्था की अवधि होती है। शैशवावस्था की अवधि होती है, विभिन्न अवस्था की अवधि को जुड़े याद कर लीजिएगा। और इसका PDF और वीडियो भी जो जुड़े हुए हैं उनको दे दिया गया है, वो सभी को आप लोग देख लिए होंगे। आपसे प्रश्न बहुत अच्छा तरह से बन रहा है। ठीक है, आप सभी का यहाँ पर कमेंट भी देख रहे हैं कि आप सभी का बहुत अच्छा बन रहा है। ठीक है, तो ये याद करके जाइएगा। तो हम लोग यहाँ पर पहला पढ़े थे कि शैशवावस्था है 0 से 6 या 1 से 5 कहीं कहीं मिलेगा। ठीक है, फिर शैशवावस्था के बाद क्या है आपका, बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था 6 से 12। ठीक है, फिर है किशोरावस्था 12 से 18 और फिर है प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर। ठीक है, तो शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है, 6 से 12 वर्ष। ये तो बाल्यावस्था का हो गया। जन्म से 5 वर्ष, ये आपको शैशवावस्था में चला जाएगा 6 के अंदर। 12 से 18 वर्ष, ये आपको किशोरावस्था में चला जाएगा, कोई नहीं। ठीक है,
चलिए, तो हो गया जन्म से 5 वर्ष। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है बताना है आपको। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 18, 20, 25 या कोई नहीं। जब बच्चा में शुरू बार दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जो शिक्षण का दृष्टि माना गया है पढ़ाई की दृष्टि से, उसमें बाल विकास की कितनी अवस्थाएं, 1, 2, 3 या कोई नहीं। ठीक है, तो बाल विकास का शिक्षण की दृष्टि से 3 अवस्था को बताया गया है। एक होता है शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था, जो शिक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, बाल्यावस्था का समय होता है, बाल्यावस्था का समय होता है, अभी भी आपको बताया गया था, शैशवावस्था जन्म से 5-6 वर्ष तक याद रखिएगा, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक याद रखिएगा, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक याद रखिएगा, और वृद्धावस्था 18 वर्ष से ऊपर वाले को कहा गया है। ठीक है, तो बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 12 वर्ष तक। राइट आंसर इसका बी हो गया। ठीक है, बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए बताइए। यहाँ पर प्रश्न पूछा था कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, उसका दमन कर देना चाहिए, उसको शांत कर देना चाहिए, उसको उत्तेजित कर देना चाहिए, उसको सक्रिय कर देना चाहिए। ठीक है, तो बालक की जिज्ञासा जब भी हो तो उसकी जिज्ञासा को क्या करना चाहिए, हम लोगों को शांत करना चाहिए, दमन नहीं करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, वो और विस्फोट हो सकता है। ज़्यादा उत्तेजित नहीं करना चाहिए, वो भी विस्फोटक है, और सक्रिय भी विस्फोटक, यानी जिज्ञासा को उसको उसका सही उत्तर दे करके शांत करना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए राइट आंसर बी इसका हो जाएगा। सीखना है, सीखना क्या चीज़ है आपको बताना है, सीखना क्या चीज़ है। एक सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, नैतिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो सीखना क्या है, सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया, सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। राइट आंसर ए होगा। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई आपको बताना है। 1930, 1887, 1879, 1590। भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई है। ठीक है, 1930 ईस्वी में हुई है। अगला प्रश्न है, खिलौना की आयु कहा जाता है, खिलौना की आयु कहा जाता है। ठीक है, पूर्व बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था, शैशवावस्था या सभी को। ठीक है, यहाँ पर इसके अनुसार देखिएगा तो ये सभी इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन आपको देखिएगा तो शैशवावस्था मिलेगा, कभी कभी पूर्व बाल्यावस्था मिलेगा। तो यहाँ पर तो देखिए हमने जो आपको ऑप्शन दिए हैं उसके अनुसार अभी यहाँ पे सभी भी जा सकता है, कोई उत्तर पूर्व बाल अवस्था भी मार सकते हैं, कोई शैशवावस्था भी मार सकते हैं, किसी का आंसर इसमें गलत नहीं है। लेकिन सबसे जो ऑथेंटिक आंसर एक बार दिया गया था वो था पूर्व बाल अवस्था का। ठीक है, चलिए अगला है, बाल विकास का क्या अर्थ है, बाल विकास का क्या अर्थ है आपको बताना है। बाल विकास का मतलब क्या होता है, बालक की लंबाई का विकास, बालक की मोटाई का विकास, बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का मानसिक विकास। ठीक है, तो बाल विकास का अर्थ होता है बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का 360 डिग्री पर विकास, बालक का चहुमुखी विकास, ये सभी बाल विकास का अर्थ यहाँ पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से आप डेली शाम को 7 बजे जुड़ करके प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस बना सकते हैं। यहाँ पर डेली आप लाइव चैट कर सकते हैं, तो आप जरूर जुड़िए। और जो लोग नोट्स देखिए कहीं से भी आप ले लिए होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर बहुत चीप रेट में आपको सारा नोट्स आपको मिल रहा है। तो आपको जो सब्जेक्ट ज़्यादा कमजोर लगता है, देखिए आप यहाँ से JCERT का पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है ना, तो धोखा तो आपके साथ होगा ही, क्योंकि बहुत सारे नोट्स हमने बाजार में देखा ऐसे हैं जो कि आपका उपयोगी एकदम नहीं है, वो चीज़ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, उस चीज़ को बनाया गया है, तो आप अपना समय व्यर्थ बर्बाद कर लीजिएगा, इसलिए व्यर्थ बर्बाद ना करें और यहाँ से लेकर पढ़ लें, क्योंकि ये आपको JCERT जय किताब और केवल विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के विश्लेषण पर आपको बनाया गया है हैंड रिटन नोट्स। तो आप सभी यहाँ से लेकर के अवश्य पढ़िएगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।